कुछ बताना चाहूँगा आपको। जो हमारा हिंदू लीगल फंड रेजिंग इस समय चल रहा है और जिसकी सहायता से हम बना रहे हैं लीगल सपोर्ट नेटवर्क, और इस लीगल सपोर्ट नेटवर्क को बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का स्नेह और समर्थन मिला है, और कई सारे वकील, प्रसिद्ध वकील भी हमसे जुड़ गए हैं, और ये समझ लीजिए कि 20-25 लोग तो एक्टिवली जुड़ चुके हैं और भी जुड़ते रहेंगे। और हम सब मिल के जो लोग धर्म के लिए वास्तव में लड़ रहे हैं और उनके प्रति झूठे और सच्चे तरह तरह के केस हो जाते हैं, उनकी सहायता के लिए ये लीगल फंड क्रिएट किया जा रहा है, जिससे उनको अच्छी से अच्छी लीगल सहायता मिल सके, ना कि केवल जो प्रो बोनो टाइप की और हल्की फुल्की सहायता होती है उस तरह की नहीं, जो बेस्ट लीगल एडवाइस है वो मिल सके। तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं पंकज विश्वास जी। सीधे सर बहुत बहुत धन्यवाद फिर से बुलाने के लिए। सीधे दमदम से बोल रहे हैं, हम उनका घर का स्टूडियो पहचानते हैं इसलिए बता रहे हैं आपको। लोकेशन भी बता दे रहे हैं। तो साहब, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बंगाल में सेलिब्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा। अब चुनाव को हुए कब करीब 15 दिन हो गए, अब कम से कम सेलिब्रेशन तो वाइंड डाउन कीजिए। कितना सेलिब्रेशन करेंगे? दुर्गा पूजा भी 9 दिन में खत्म हो जाता है। सर 15 साल के बाद ये मौका आया है, और मेरे लिए तो ये 15 साल है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए, किसी के लिए 50 साल, किसी के लिए 30 साल, किसी के लिए 35 साल का ये सेलिब्रेशन है। तो थोड़ा तो सर और मौका मिलना चाहिए। और आप जिस सेलिब्रेशन की बात बोल रहे हैं सर, वो तो सरकारी सेलिब्रेशन है। उनको वो जितने दिन तक वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको तो हाथ पांव बांध के रखा गया था। तो अब तो सेलिब्रेशन करने का मौका है, क्योंकि सरकारी आदेश है कि जहां भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, जो कानून की किताब में लिखा है उसी हिसाब से सेलिब्रेशन हो, ना किसी धार्मिक ग्रंथ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का कोई अगर मैनिफेस्टो है उसके हिसाब से नहीं। भारतीय कानून के हिसाब से, बीएनएस के हिसाब से जो है वो सेलिब्रेशन चल रहा है। इसीलिए पुलिस जो है वापस एक्सरसाइज कर रही है, हाथ साफ कर रही है जगह जगह। हाँ सर, देखिए ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है आप जिसकी बात बोल रहे हैं। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए ये तो मतलब बहुत मामूली स्टेप है, इसमें और ठोस कदम उठाना चाहिए, और वो मुझे लगता है कि आगे होगा। कल तो पार्क सर्कस पे हो गया। अब पार्क सर्कस तो एक तरह से मक्का मदीना है कोलकाता का। पार्क सर्कस में आप जो है वो लाठियां भांजोगे तो फिर हमारे भाईजान लोग कहाँ जाएंगे? सर वो तो शाहीन बाग टाइप का है। जिस तरीके से शाहीन बाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, यहाँ भी पार्क सर्कस में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन सर ये मतलब एक प्लानफुली ये बुलाया गया था, ऐसा नहीं है कि किसी मतलब जिनका घर टूटा है या जो सोच रहे हैं कि अफेक्टेड होंगे उसके वजह से है, ये ऐसा नहीं है सर। ये बहुत बड़ा मतलब मुझे पूरा वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाला मॉडल सर याद आ जा रहा है इसमें। जिस तरीके से हुर्रियत वाले लोग लोगों को भड़का देते थे, पूरा प्लान करते थे, लेकिन सामने हमेशा नहीं आते थे, पत्थरबाजी में तो वो नहीं आते थे, लेकिन डिजाइन करते थे। उसके बाद सोशल मीडिया में जिस तरीके से उसको फैलाया जाता था, उस तरीके से पूरा हुर्रियत की तरह ये डिजाइन किया गया है, पूरा प्रोग्राम है। और इसके पीछे कोई नहीं, एकदम टीएमसी है। वहाँ के लोकल जो एमएलए है जावेद खान और उनके बेटे वहाँ के काउंसिलर है, ये पूरी उस तरीके से इन्वॉल्व है। पार्क सर्कस आपके बालीगंज में आता है? कस्बा में आता है सर। अच्छा, कस्बा में आता है। तो कस्बा तो पूरा मुसलमान इलाका है। पूरा मुस्लिम एरिया है, और पार्क सर्कस भी पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ उन्हीं का बोलबाला है, दुकान भी उन्हीं का, ठेला भी उन्हीं का, रास्ते में फुटपाथ भी, फुटपाथ तो सरकारी है लेकिन फुटपाथ में दखल भी उन्हीं का, सब उनका। और इतने दिनों तक कानून भी नहीं मानते थे। अब परेशानी ये है कि उनको मल्टीपल समस्या अभी झेलना पड़ रहा है। पहले तो वो उनकी खुली छूट थी, दामाद की तरह उनके साथ बिहेव होता था।
पार्क सर्कस में पुलिस नाका लगाने का पुलिस का वहाँ उतना औकात नहीं होता था। वहां से निकल के जो हिंदू एरियाज के पास पास में वो लोग नाका लगाते थे, और उनके लिए जालीनुमा टोपी ही अब हेलमेट है। और बंगाल में सर यहाँ तो अभी 40 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। उसके बाद कोलकाता में जो उमस है वो तो आपको पता ही है यहाँ क्या उमस रहता है। उसमें उन हम्म। लोगों को हेलमेट पहन रहा है, उनका भी सर थोड़ा सा सोचिए। हाँ बेचारे बताइए, पसीने से तरबतर हो देखने जा में रहे हैं, मतलब, इतने दिनों तक खुल्लम खुल्ला घूमते थे। हाँ जब खुदा उनको हंसी होती जालीदार है। टोपी में बचा ले रहा था तो हेलमेट की क्या जरूरत? सर जालीदार टोपी, फिर भी टोपी बिना टोपी के भी चल जाता था, देख के ही लोगों को पता लगता था उनका लिबास देख के। तो अब उन पे तो ज्यादती हो रही है ना। आप गर्मी में उनको इतना बड़ा 1.5 किलो का एक अगर हेलमेट पहनने को बोलोगे, बेचारे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। वो बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं ना, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा नाराज है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि 2-4 लाठी चलते ही भाग जाते हैं, इसका मतलब उनको भी आदत नहीं है लाठी चार्ज झेलने की। सर 15 साल से जमाई की तरह उनका ट्रीट हो रहा था। अब लाठी खाने का तो वो तो मतलब सीपीएम के समय में भी उनके ऊपर लाठी चलाना मुश्किल था। ममता बनर्जी तो उनको दामाद की तरह ट्रीट करती थी। तो लाठी खाने का तो बीजेपी वालों को वो है, क्या कहते हैं, आदत है। इन लोगों हुँ, को तो आदत है नहीं। अब लाठी खाते खाते आदत पड़ते पड़ते फिर बॉडी थोड़ा सा सस्टेन कर पाएगा पुलिस को उन लाठियों को। और बेत की लाठियां जो है वो तो सही है। और पुलिस अभी तो नई नई लाठी आई है वो प्लास्टिक वाला, उसमें और ज्यादा चोट लगता है, मैंने सुना। मैंने तो उसका मार कभी खाया नहीं फिलहाल, इसलिए मुझे पता नहीं। लेकिन वो हमारे बीजेपी सीआरपीएफ सीआरपीएफ वाला वाले लेके घूमता है ना, वो सीआरपीएफ वाला उसको यूज़ करता है। वही तो। अभी तो सीआरपीएफ वाले भी है ना, तो हमारे जो बीजेपी वाले मित्र हैं वो बताते हैं कि पुलिस का जो बेंत वाला लाठी होता है, लकड़ी वाला, वो बेंत लकड़ी से वो प्लास्टिक वाला ज्यादा चोट करता है। तो उसका उपयोग ज्यादा हो रहा है अभी। तो ज्यादा हुँ, ज्यादती हो रही है इन लोगों पे, इसीलिए वो थोड़ा सा मायूस है। हम उनकी मायूसी में जी। उनका जो दुःख है उसको हम बता सकते हैं, हम सोच सकते हैं, उनके साथ सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अब तो जगह-जगह हो रहा है। आसनसोल में तो सुना उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने थोड़ा बहुत तोड़-फोड़ किया। अब क्या तोड़-फोड़ भी नहीं कर सकता आदमी? सर तोड़-फोड़ करना तो पता नहीं गुनाह है या नहीं, लेकिन बीएनएस के तहत वो तो जरूर गुनाह है। उनके हिसाब से अब पता आपने नहीं क्या गुनाह है, वो बीएनएस तो को माली लागू कर गनीमत है। दिया, आपके यहाँ बीएनएस ही लागू नहीं था अभी तक। सर माली गनीमत को अगर लूटने से मना ही किया जाए वो तो गुनाह तो जरूर है। लेकिन ये तो काफिर लैंड है, तो काफिर लैंड में तो संविधान ही चलेगा। तो संविधान के हिसाब से तो वो तो गुनाह तो जरूर है। किसी का अगर माल अगर आप जबरदस्ती लूट लेते हैं। तो 24 लोगों को कल रात तक गिरफ्तार किया गया था। शुभेंदु अधिकारी जी ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है। और वहाँ इशू क्या हुआ था कि वो जो अभी सरकारी नया एक ऑर्डर आया है कि 80 डेसिबल से नीचे ही माइक रखना पड़ेगा। और माइक भी परमिशन लेके आप लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको मन हुआ माइक आपने लगा दिया। तो ज्यादातर मस्जिदों से वो माइक हटा लिया जा रहा है। और सरकारी आदेश आ रहा है, पुलिस वाले भी जाके मस्जिदों पर, उनके धार्मिक स्थलों पर बहुत जगह पर तो उन्होंने कब्जा करके रखा है, वो मजार जिसको बोलते हैं। तो फेक मजार जितने भी वहां से वो भी माइक हटा रहे। तो उनको लग रहा है कि उनके धर्म के ऊपर ये हस्तक्षेप है, उनके ऊपर ज्यादती हो रही है, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे। जैसा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि 12 बजा देंगे, तो वो थोड़ा सा 12 बजाने की कोशिश कर रहे थे। तो 12 बजाने के प्रयास में तो अभी तो शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार है, तो उनका जब आदेश आया तो पुलिस ने उनका 13 बजाना शुरू किया। तब उनका भी बाजा बजने लगा। अब जब बाजा बजने लगा तो आवाज तो थोड़ा आएगा ही। लेकिन ये है कि जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको छुड़वाने के लिए ममता बनर्जी नहीं आई, नहीं उनकी पार्टी भी नहीं आई। वो तो सिर्फ उन लोगों को उकसा देते हैं। और जो हरगोविंदो दास चंदन दास वाला जो मामला था आपको पता होगा, मोथाबाड़ी वाला, उसमें भी वर्डिक्ट आया है। उसमें भी 10 लोग जो है उनको लाइफ सेंटेंस हुआ है। तो सोचिए सर, ममता बनर्जी इनको बचाने भी नहीं आए। अगर ममता बनर्जी चाहती, जिस तरीके से आरजीकर वाले केस में उन्होंने घपला किया, जिस तरीके से आपका वो कामदुनी वाला केस था, उसमें पूरा ही उन्होंने सब पूरा जो सबूत वबूत है वो मिटा दिया। लेकिन इस वाले मामले में सबूत भी थे, और जितने भी लोग गवाही देने आए थे गवाही भी दिए, सब कुछ हुआ।
तो ये कुछ एक बार लोग तो ये रिकैप कीजिए, ये क्या मामला था? सर, ये वो मालदा मुर्शिदाबाद में जो दंगा वाला मामला था, अच्छा उसमें अच्छा अच्छा अच्छा। जी, उसमें उसमें वर्डिक्ट आया है, लाइफ सेंटेंस हुआ है बहुत सारे लोगों को, करीब 10 से ज्यादा लोगों को उसमें लाइफ सेंटेंस हुआ है। और भी बहुत सारे आरोपी पाए गए हैं, उनको भी 7 साल, किसी का 5 साल, ऐसा ऐसा सजा हुआ है। जो जला दिया था जिसको, गला काट उसका दी, गला रेत दिया था गला हरगोविंद गला दास गला रेत का दिया। बाप बेटे का, मूर्तिकार थे वो लोग, लेफ्ट वर्कर थे, मूर्तिकार थे। यस यस सीपीएम। यस, याद आ गया। तो सर, ममता बनर्जी तो इसमें बचाने भी नहीं आई। अब उन्हीं के लोग बोल रहे हैं, उलेमा लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी तेज पत्ता की तरह यूज करके फेंक देती है, देखो दंगे के समय उनको उकसा भी देती है, दंगा करवा भी देती है, और पुलिस से उनको गिरफ्तार भी करवा देती है, और जब कोर्ट में मामला आता है तो चार्जशीट में घपला भी नहीं करती, फंसवा भी देती है वहां। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरा है। बताइए, ममता दीदी ने कितना धोखा दे दिया। इसीलिए इस बार इसीलिए इस बार जो है काफी वोट बट गया। जी, हुमायूं कबीर को चला गया, और कांग्रेस को चला ये सब गया, वालों सीपीएम को, को चला गया। सीपीएम वालों का गया है, आईएसएफ में गया है, उसके बाद आपका वो क्या बोलते हैं उसको, कांग्रेस में तो ज्यादा नहीं गया है, ज्यादा गया है आईएसएफ और हुमायूं कबीर और सीपीएम वालों में ही ज्यादा गया है। क्योंकि अधीर चौधरी जो है वो थोड़ा सा इधर उधर करते रहते हैं, उनके बयान में कभी कभी प्रॉब्लम आते रहता है, वो ज्यादा लेकिन मुस्लिम पक्ष में नहीं थे। देखिए, मैं तो कल फिर से देख रहा था एक बार, जी सर। क्योंकि ये इस प्रकार का ये जो वर्डिक्ट है वो हम्म, लगभग अविश्वसनीय सा लगता है। और हम्म, मैं इतने सालों से चुनाव कवर कर रहा हूँ, चुनाव देख रहा हूँ, और मुझे लगता है 2014 के बाद ये हम्म, सबसे अधिक अविश्वसनीय और सबसे अधिक हर्षदायक ये चुनाव था। ये सही बता रहा हूँ मैं, हाँ, सबसे अधिक हम्म, जो है वो पूरे देश को इस पर हर्ष हुआ। हम्म, और उसमें देखने वाली बात ये है कि आपके जो तथाकथित मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके, मुस्लिम बाहुल्य ही नहीं, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके, हम्म, उन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में मालदा में 6-6 बराबर, हम्म, मुर्शिदाबाद जहाँ 65-66% आबादी कुछ लोग कहते हैं 70% आबादी मुसलमानों की है, वहाँ पे 8 सीटें बीजेपी और 9 सीटें तृणमूल, केवल एक ज़्यादा। तो ये दिखाता है ना वहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ कि कई स्थानों पर जो जीत हुई है, उसमें वोट बँटने का जो है वो पूरा उसका लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो बात तो है, कुछ तो बात है। अब अगली बार पता नहीं दोबारा किसी पार्टी के पीछे ये लोग एकत्रित हों, एक हों, नहीं हों, वो सब बातें अलग की। लेकिन आज की डेट में तो साहब कमाल हो गया तो हो गया। सर अब आप देखो, कमाल, ये तो बेला कमाल भी है बेलडा और ये है। बेलडांगा जैसी सीट जो हाँ। है, जो 70% मुसलमान जिसमें है, हम्म, उसमें बीजेपी जीती है 13,000 वोट से। 72,000 वोट आए हैं बीजेपी के, तृणमूल के 59,000 आए हैं, और एजे यूपी के 46,000 वोट आए हैं, कांग्रेस के 39,000 वोट आए, 39,000 वोट है। हम्म, तो अभी अगर आप ये मुसलमानों के वोट मिला लो तो ये 40 और 46, 86 और 59, हम्म, ये तो मिला के कोई 1.5 लाख वोट के आसपास पहुंचता। वो ये तो है। वोट का डिवीजन नहीं होता तो बीजेपी यहाँ से नहीं जीत सकती थी। ऐसे मुझे लगता है कि कई और आपके सर, ये है इस कि तरह के जहांगीपुर भी योगी देख जी ने लीजिए, तो जहांगीपुर में भी हम्म, अ, वोट का डिवीजन तो हुआ है, 91,000 पे हार है, 91,000, और उसके अलावा तृणमूल के 80,000 है, कांग्रेस के 31,000 है, और बीजेपी 91,000 के साथ में जीत गई है। तो ये पूरा जो मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ तो भाई जबरदस्त बिखरा हुआ है। सर, योगी जी का अगर आप कहा नहीं मानेंगे तो ऐसा ही होगा। योगी जी ने तो पहले ही चिताया था, बटोगे तो कटोगे। तो हिंदू तो मान गया, लेकिन मुसलमान नहीं माना।
अब इसका इसका दोष सर आप हम लोगों के सिर पे क्यों दे रहे हैं, बताइए। योगी जी ने मैं बंगाल में भी आके बोला था ना, मैं ये बटो एक बटो ये बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अमूमन ये माना जाता है कि साहब कि हिंदुओं का कंसोलिडेशन नहीं होता है, मुसलमान एक तरफ वोट डालता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ठीक उल्टा हुआ है। खेला हो गया सर। खेला है गलो, खेला है गलो, खेला हो गया। खेला है गलो। तो जो इतने दिनों से वो सिस्टम फॉलो कर रहे थे कि एक हम्म, साथ रहना है, हिंदू मान लीजिए डरते हुए मान गया। हिंदू को तो लगा ही था इस बार अगर एक साथ नहीं होंगे तो दिस इज द लास्ट इलेक्शन, की कहीं ना कहीं तो भागना ही पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश बिहार में इतना जमीन है कि नहीं, या वो लोग मानेंगे कि नहीं, भागने पर वो लोग शरण देंगे कि नहीं, उनको डर सता रहा था। और हम लोगों ने अपने दादाजी को ही भाग, या उनके उनसे कहानियां सुनी है ना कि हम्म। कैसे लोग आए थे इधर। तो हम लोग तो सुधर गए, हम लोग तो समझ गए कि इस बार तो अगर नहीं जीतेंगे तो फिर भागना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं सुने तो ये उनकी गलती है ना। वो लोग तो इतने दिनों तक एक ही अब जगह वोट डालते थे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ जी सर। कि यह क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्मली बीजेपी के नाम पे ये सारे एक हो जाते हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये एक नहीं हुए? इसका मतलब ममता दीदी से इनका जो मोह भंग था वो वास्तविक था और काफ़ी गहरा था। ऐसा क्यों हुआ? सर ऐसा इसलिए हुआ कि ममता बनर्जी भी अपने पॉलिसी के जगह पे कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ कर दिया। वो हिंदू के धार्मिक स्थलों पे जाके हिजाब तो पहनती थी, लेकिन उन्होंने हुँ, एक भी मस्जिद नहीं बनाई। वो दुर्गांगन बनाने लगी, महाकाल मंदिर बनाने लगी, जगन्नाथ धाम बनाने लगी। वो नाम ऑन पेपर वो कल्चरल सेंटर फॉल्स नाम मतलब दिए थे उनको, लेकिन था तो मंदिर ही, वहां तो पूजा ही होते थे। और हम लोग भी गए थे, किसी किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन मंदिर है तो वहां तो जाना पड़ेगा ही मत्था टेकने के लिए। तो इतने मंदिर जो उन्होंने बनाने लगे वो ममता बनर्जी, तो इन मुसलमानों को भी लगा कि कम से कम एक भी तो मस्जिद बनाना चाहिए था, लेकिन वो तो बना ही नहीं। और इधर एक बाबरी वाला बड़ा इफेक्ट हुआ है। बाबरी मुसलमानों के लिए तो एक सेंटिमेंटल इशू तो है ही, और वो बहुत टच किया है। आप देखिए सर कि एक सप्ताह के अंदर में 70-80 करोड़ रुपया लोग बोलते हैं कि उनको मिला है। हालांकि उन्होंने 10 करोड़ 20 करोड़ तक का हिसाब दिया था, उसके बाद हिसाब जनता को दिया नहीं। वो फोटो लगा के वो नोट गिनते थे एक सप्ताह तक, उसके बाद उसको भी बंद कर दिया। तो एक्चुअली बाबरी अच्छा, के नाम पे कितना इसी में पैसा आपको उठा। बताऊँ आपको जी एक इसका जी कंपैरिज़न करें आप। जी जो सर। असली बाबरी मस्जिद जिसके लिए ज़मीन अलॉट की उत्तर प्रदेश सरकार में, हम्म। उसमें अब कितना साल हो गया? 2007 साल हो गया। 7 साल में 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा नहीं हुआ। हम्म। और यहाँ आप कह रहे हो 70-80 करोड़ इकट्ठा हो गया। और सर उसमें मुझे लगता है कोई लीडर वो बाबरी बनाने के लिए कोई वो बड़ा लीडर्स लगता है सामने नहीं आया जिसने कोई उस तरह की बयानबाजी न की हो। वहां पे अलग अलग ये हो सकता है, लेकिन इसने जिस तरीके से बयानबाजी, वो एक कंटिन्यूअसली पिछले 3 सालों से वो बाबरी की बयानबाजी कर रहा था। जब से यहाँ पे एक मंदिर बनने का वो जब शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया था कि हम यहाँ पे एक मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो उसके बाद उसने वो बाबरी का कार्ड खेला। पहले तो उसने ऐसे ही हवाबाजी की बयानबाजी के लिए उसने किया था, लेकिन मीडिया में जिस तरीके से उसको हाइप मिला 3 साल पहले, उसके बाद उसको लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ जितने भी मुसलमान लीडर हैं सबके मन में एक ख्वाब रहता है कि चूंकि यहाँ पे 30% पॉपुलेशन मुसलमान है, तो चलिए अगर मुसलमान का लीडर बना जाए, तो अगर मुसलमान का लीडर बनेंगे तो कम से कम अपोजिशन पार्टी में 25, 30, 40 तो विधायक वो ला ही सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। जिसके वजह से किसी न किसी मुस्लिम लीडर के मन में कभी न कभी ये तो खुजली होता ही रहता है। कभी सिद्दुकुल्ला चौधरी भी चाहे थे ऐसा हो, दूसरे लीडर्स भी चाहे थे। तो ये भी चाह रहा है कि अभी मुसलमानों का मसीहा बनेगा बंगाल में, लेकिन उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वो लोग एक इकट्ठे नहीं हो पाते। आईएसएफ वाले चाह रहे हैं कि वो चूंकि उनका यहाँ पे वो पीर के वंशज है, पीर ज्यादा है, और फुरफुरा हुँ, शरीफ में उनका काफी अच्छा मेला लगता है। तो हुँ, वो सोच रहे हैं कि फुरफुरा शरीफ वाले कि हम ही लोग मुसलमान के मसीहा बनेंगे। अब मुर्शिदाबाद वाले सोच रहे हैं कि मुर्शिदाबाद तो बंगाल का पुराना कैपिटल सिटी था, तो हम लोग यहाँ नवाब थे, तो यहाँ नवाबी का जो उत्तराधिकार है हम ही को मिलना चाहिए। तो उनमें काफी मतभेद है, उनमें बहुत फूट है। अगर वो एक साथ आते तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि एक सॉलिड एक गठबंधन बना सकते थे, लेकिन वो तो आने वाले है नहीं।
हुमायूं कबीर ने सबको दिया था ओपन कि आओ एक गठबंधन बनाते हैं, लेकिन उसका भी है कि उसका जुबान थोड़ा सा फिसलता रहता है, अनाप शनाप बकते रहते हैं, मीडिया में तो हाईलाइट होता है लेकिन उसका काफी बुरा असर होता है जो पॉलिटिशियन। उसने एक स्टिंग खुद ही मीडिया में डाला था कि बीजेपी ने उसको 1,000 करोड़ दिया। ममता, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी से पैसा करके उसने किया होगा। वो इधर उधर डोलते रहता है। अभी वो बीजेपी के पक्ष में, हालांकि उसने कहा ही था कि जो सत्ता में आएगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, उसके पक्ष में रहूंगा। अब वो बोल रहा है कि ये जो ममता बनर्जी है जिंदगी में वापस नहीं आ पाएंगी, बीजेपी कम से कम 20-25 साल तक रहेगा, जो सच है मुझे लगता है। लेकिन अब वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है और बोल रहा है कि मैं अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खुला सपोर्ट दूंगा अगर बीजेपी में मुझसे लेना चाहे तो आदमी बड़ा मजेदार होगा। आपके पुष्पा का क्या हुआ? पुष्पा वापस आ गया है, लेकिन पुष्पा को डर लग रहा है कहीं सिंघम उसको उठा न ले। सिंघम तो वापस आया नहीं है, खाली पुष्पा। ऐसा है कि सर जब तक इलेक्शन है यानी 21 तारीख तक और 3 दिन उसके पास मोहलत है, 3 दिन तक उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो प्रत्याशी है। अगर उसको उठा लेंगे तो फिर एक गलत नैरेटिव बनेगा, ऐसे ही वो हारेगा इस बार। 30,000, 40,000, 50,000, बीजेपी तो कह रही है 1 लाख वोट तक उसको हराएंगे जो भी हो, लेकिन हारेगा तो वो जरूर। और हारने के अगले ही दिन उसको उठा लिया जाएगा क्योंकि उसके नाम पे इतना केस है, टीएमसी के टाइम पे ही केस है, अभी भी केस उसके नाम पे हुआ है, वो लोगों को डराता है। चुनाव के वक्त भी उसके ऊपर केस हुआ था। तो 21 तारीख तक वो उसको पता है, उतना ही वैलिडिटी है। उसके बाद वो तो अंदर जाएगा। बेचारा भागने का बहुत कोशिश किया था लेकिन उसको पता है कि अगर भागेंगे तो धर लिए जाएंगे बॉर्डर से, इसलिए बेचारा भाग भी नहीं पा रहा। आप लोग भागने भी नहीं देते। आपके कहने से ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गया। जी, टाइट हो गया है। बीएसएफ को जमीन हस्तांतर का काम शुरू भी हो गया है और गांव के लोग खुश भी हैं क्योंकि मुआवजा उनको जो दिया जाना है वो मुआवजा तो जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको बांग्लादेशी लोग इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे, उनकी रात को भेड़ बकरी चुरा के ले जाते थे। अब रात को आदमी सोएगा भी नहीं क्या? फिर उनका जो फसल है, फसल काट के लेके भाग जाते थे। नारियल जो फल वगैरह था वो उनके घर पे, वो फल तोड़ के लेके भाग जाते थे। बहुत टॉर्चर करते थे उस टाइम पे। और बीएसएफ क्या है, बीएसएफ तो एक दो बीएसएफ के ऊपर 1-2 किलोमीटर का उसको निगरानी रखना पड़ता है। एक बीएसएफ तो हमेशा हर घर पे तैनात नहीं रह पाएगा। तो ये लोग तो जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो ये चोरी चकारी करने में बड़े उस्ताद लोग हैं, चट से आके चोरी करके भाग जाते हैं। तो सुरक्षा का एक बड़ा इशू गांव वालों के लिए भी है भारत के अंदर। वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बाढ़ लग जाए, फेंसिंग हो जाए यहाँ पे, ताकि कम से कम चैन की नींद सो सके। अभी तो फल लगाते हैं वो खा लेते हैं, वो काट के ले जाते हैं उनके बांग्लादेश वाले लोग, और उनकी गाय वगैरह यहाँ चरने के लिए वो लोग छोड़ के दे जाते हैं। और जैसा इतने दिनों तक था कि वहाँ फायर करने में, मतलब गोली चलाने पे बहुत इशू हो जाता था दोनों तरफ से। ये तो पाकिस्तान की तरफ ये खुला छूट तो है नहीं, जो किसी को भी देखे और आप गोली मार दें। बहुत यहाँ उस साइड में भी बहुत लोग रहते हैं। बॉर्डर में तो बहुत ज्यादा अभी कंजेस्टेड बॉर्डर है ये। उस साइड बांग्लादेशी लोग भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। बहुत सारा घर है कि जिसका आधा बांग्लादेश में है, आधा इंडिया में है। बहुत सारा ऐसा घर है, या तो घर इंडिया में है, उसका टॉयलेट बांग्लादेश में है। तो डिमार्केशन का मुझे लगता है कि एक मैटर अभी भी सामने आएगा, उसको सॉर्ट आउट करके जल्दी वहां पे फेंसिंग लगा देना चाहिए भारत की सुरक्षा के लिए। और तस्करी जो है वो तो बहुत हद तक अभी बंद हो गया है, लेकिन अभी ईद उल अजहा का मौसम है तो गाय की तस्करी करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो की रेखा पात्र हिंगलगंज की जो विधायक बनी है, अमृतपाली आंदोलन की जो फेस रही थी, तो उन्होंने भी कुछ गाय के वो कैटल स्मगलिंग होता हुआ वो पकड़े हैं। मेटाडोर में लेके जाया जा रहा था, ट्रक में, छोटे छोटे ट्रक में भर के। तो पकड़ा जा रहा है, काम हो रहा है, लेकिन तस्करी करने की कोशिश है। अगर फेंसिंग हो जाएगा कम्प्लीटली तो ये तस्करी वस्करी थोड़ा सा बंद होगा तो लोग चैन की नींद सो पाएंगे वहाँ। फेंसिंग भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना, जिस तरह का टेरेन है जी, उसमें। खेत है, खलिहान है, फिर आपका वो नदी है। नदी तो बहुत बड़ा, इछामती का बहुत बड़ा रीजन है। विद्याधरी का एक विद्याधरी नदी है, इछामती नदी है।
नॉर्थ बंगाल में भी कुछ कुछ नदी होगा, पूरा ज्योग्राफी का मतलब पूरा नदी वदी का वो से मुझे पता नहीं, लेकिन उधर भी है। फिर जंगल है, ये सब तो इशू है। सबसे बड़ा तो इच्छामती नदी का ये जो पूरा पड़ता है आपका वो कोई ख्याल से 100-200 किलोमीटर है, ये कितना है? बहुत बहुत तो इच्छामती भी इच्छामती है। हाँ, तो इच्छामती के भी किनारे अंदर में बाढ़ तो लगाएंगे ना अपने अपने साइड में लगाएंगे। अपने साइड में? जी, बाहर तो जरूर लगाएंगे, बाहर नहीं लगाने बी से वो बंद नहीं हो। बीएसएफ के साथ आज मीटिंग हुआ है अलग से, हम्म। चीफ मिनिस्टर साहब का, शुभेंदु जी का। तो अलग तो से जरूर। मीटिंग करने का उसका एक अलग ही मैसेज है। उसका मैसेज ये है कि भाई वो बहुत ही सीरियस है और पुलिस का पूरा कोऑपरेशन दे रखा है, पुलिस जी को भी टाइट कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि वो जो पूरा जो कैटल स्मगलिंग सिंडिकेट था वो अनुव्रत मंडल वाला, उसका हम्म। क्या होगा? वो तो बंद हो गया होगा। सर 90% 95% तक बंद हुआ है, क्योंकि जो रूट था वो रूट तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन ऑन डिमांड जैसे अभी बकरीद है, तो हम्म, बकरीद के टाइम पे फिर आपका वो रमजान के बाद जो उनका ईद ईद का जो महीना आता है, ईद के समय में, इस समय में थोड़ा थोड़ा स्मगल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा है रात के अंधेरे में, ऐसा नहीं कि पूरा पूरी बंद है, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन पहले जितना होता था, जिस तादाद में होता था, उतना अब तो नहीं हो रहा है। और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी तो है नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी तो डायरेक्ट संरक्षण उनको देती थी। अब डायरेक्ट संरक्षण भी नहीं मिलेगा, पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और बॉर्डर एरियाज में तो ज्यादातर तो बहुत जगह है कि मैक्सिमम जगह पे तो हिंदू गांव ही ज्यादा है, बसीराज सिर्फ छोड़ के बनगांव साइड में पूरा तो हिंदू गांव है। और जितना भी नॉर्थ 24 परगना और आपका ये नदिया वाला जो ये है, उसमें भी हिंदू पॉपुलेशन ठीक ठाक है। तो वहां से आपका तस्करी करना, खास करके गाय का तस्करी, दूसरे चीज की तस्करी को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वहां से गाय की तस्करी करना तो अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये भी है कि बॉर्डर में मतलब इकोनॉमी, बॉर्डर इकोनॉमी जो है, वो तस्करी पे बहुत ज्यादा अभी भी डिपेंडेंट है। गाड़ी के जो पार्ट्स है वो भी इलीगली बांग्लादेश में जाता है। तो ये क्विक मनी, जो इजी मनी का जो मैटर है, वहां जब तक आप इकोनॉमी नहीं जनरेट करेंगे, लोगों को दूसरे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये इजी मनी का जो खेल है उसको बंद करना तो बहुत मुश्किल है। गाय की तस्करी तो इजी हैंडल कर लेंगे, लेकिन दूसरा दूसरा जो तस्करी है, फेंसिडिल जाता है, कफ सिरप बांग्लादेश जाता है या इंडिया से होते हुए, फिर आपका चोरी किया हुआ बाइक का पार्ट्स वो अलग अलग पार्ट पुर्जा अलग करके वो बैग में भर के उधर पास कर देते हैं। ये सब जो तस्करी है, ये तो अभी भी चल, उसको थोड़ा सा टाइट करने में टाइम लगेगा। मेन चीज तो ड्रग्स और इलीगल आर्म्स और कैटल, ये तीन मेन इश्यूज हैं जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये तीन तो बंद हो जाएंगे मुझे लगता है जल्दी ही। बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब पुलिस का मोटिव बदल गया है। पहले पुलिस तो देख के भी अनदेखा करते थे, पुलिस को महीने का जो उनका जो हफ्ता वसूली का जो ये है वो पहुंच जाता था, तो वो अब नहीं देखते। अब तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उस पे भी शुभेंदु अधिकारी जी ने साफ तौर पे कहा है कि कोई अगर घूस लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका बहुत बुरा हालत होगा। किसी को घूस बनी, पुलिस में घूस, ये कट बनी, सिंडिकेट में इन्वॉल्वमेंट, ये सब बंद करना पड़ेगा। और इसका तो असर तो दिख ही रहा है। अब देखिए जिस तरीके से पुलिस यहाँ मुस्तैद हो गई है, तो एक पुलिस में भी हौसला उनका दिख रहा है। और काफी बहुत सारे पुलिस अफसरों से बात हुई तो वो इस चीज से खुश है। ऐसा थोड़ा तो दुख है, तो जो ऊपरी इनकम जो बंद हो गया है उसका तो मलाल जरूर है, हम्म, लेकिन पुलिस को जिस तरीके से पुलिस का काम करने के लिए जिस तरीके से छूट दिया है, इसमें इसको लेके वो बहुत ज्यादा शुभेंदु अधिकारी से खुश है कि पुलिस अब पहले तो वो बोलते थे पुलिस का जो वर्दी है, वो वर्दी नहीं, वो पुलिस का वर्दी उतार के लोगों को साड़ी पहना दिए, ये पुलिस के लोग ऐसा बोलते थे कि टीएमसी वाले हमको साड़ी पहना दिए। तो अब तो पुलिस को वर्दी पहनने का वो उनका जो धौंस है वो तो दिखेगा, क्योंकि जितना भी गलत काम होता था, देख के भी उनको चुप रहना पड़ता था, उनको भी थोड़ा कहीं ना कहीं वो भी तो इंसान है, उनको भी तो बुरा लगता था। अब
खुल्लम खुल्ला वो काम कर पाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो या कहीं पे भी कोई गलत काम है जिसको देख के भी अनदेखा करना पड़ता था। अब तो वो काफी सही तरीके से देख रहे हैं, देख भी रहे हैं और ठोक भी रहे हैं। आपने देखा होगा तपसिया में, फिर कल पार्क सर्कस में, फिर आसनसोल में, और साउथ चौबीस परगना के अलग अलग क्षेत्रों से भी बहुत सारा खबर आ रहा है, भांगड़ से भी खबर आ रहा है कि वहां भी काम चल रहा है, इलाज का काम, दवा दारू सब ठीक से है। भांगड़ में तो पिछली बार 7 दिन तक लड़ाई चली थी, शौकत मुल्ला और इसमें आपके नौशाद में। सर अब तो, उस समय तो वो लोग जीते थे, इसके वजह से ये चला था, और नौशाद सिद्दीकी आईएसएफ वाले वहां पे स्ट्रांग थे बोल के ये हुआ था। इस बार तो नौशाद तो भाग गया है अपने घर में, दुबक दुबक के बैठा है, किसी का कोई अता पता नहीं है। हाइपो भी चुप है। नौशाद नौशाद तो कल असेंबली में बयान दे रहा था, तारीफ कर रहा था। सर बयानबाजी के लिए तो ठीक है, वो तो असेंबली है, असेंबली में पता है कि असेंबली में कोई उसको थप्पड़ ऊपर नहीं मारेगा। उसको बोलिए कि आके अपने इलाके में या तो बारुईपुर में उसको बयानबाजी करने के लिए, या फिर भांगड़ में बयानबाजी करने के लिए, वहां वो सबको नहीं मिलेगा। वो एकदम सेफ कस्टडी में, उसको पता है कि विधानसभा में तो कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं, तो यहाँ जो मन में आए बोलो। हालांकि सब सुधर जाएंगे, अभी तो अच्छे अच्छे बयान दे रहे हैं, उनको पता है कि अगर कुछ भी इधर से उधर होगा तब तो मार पड़ेगा इसके बाद। और जो शौकत मुल्ला है वो भी बहुत पैसा बनाया है सीपीएम के टाइम से शुरू करते हुए। तो सीपीएम के टाइम में बहुत बड़ा गुंडा था वो, और अभी टीएमसी ने उसको विधायक बना दिया। ममता बनर्जी ने ओपनली उनको बोला था, ए तू तो बम बांधिस, मतलब तुम बम बांधते हो बस स्टैंड के बाहर। वो खुद अपने हाथों से वो बम बांधता था, इतना बड़ा वो क्रिमिनल है। तो इसीलिए उसको पता है कि ज्यादा चाह चुपुड़ करने से अब जेल जाना पड़ेगा, इसलिए सब चुप हो रहे थे, ज्यादा बयानबाजी लोग नहीं कर रहे, या झमेला उमेला अभी कम है। अगर वही लोग जीत जाते तो सोचिए सर भांगड़ में क्या स्थिति होती। अभी तो लाशों का भांगड़ में तो देखो भाई, वो नौशाद जो है वो 32,000 वोट से जीता है, और बीजेपी के टोटल वोट जो है वहां पे 30,000 है। तो सर मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन तो वहां के मतलब लोगों ऐसा, का, वहां तो ऐसा लगता है कि कोई 80-90% पॉपुलेशन मुसलमान है। सर बीजेपी का वो इशू ये था कि वो थोड़ा सा, वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया था। नौशाद सिद्दीकी खुद उससे मिलने गया था। चुनाव के वक्त आप ऑपोजिशन के लीडर से अगर मिलने जाते हैं तो उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बीजेपी का अगर पूरा वोट वहां पड़ता तो कम से कम 60-70 हजार तक बीजेपी का वोट होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी वहां जीत ही जाती, लेकिन 60-70 हजार वोट बीजेपी को जरूर वहां पे मिलना चाहिए था। बीजेपी का वोट उसका 2021 में भी 45 हजार था। 2021 में तो इतना रिगिंग हुआ था, उस समय में बीजेपी को 45 हजार आया था, और इस बार तो और कम हो गया। हर जगह बीजेपी का वोट बढ़ा है, सिर्फ भांगड़ में कम हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। बीजेपी वालों को भी पता है कि उसने ठीक तरीके से कैंपेन नहीं किया, वो घर से निकला ही नहीं। मीडिया वाले बोलते रह गए कि कम से कम एक बाइट तो दे दो, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दो, वो भी नहीं किया। तो फालता में क्या होगा आप बताइए? बीजेपी जीतेगी 100%। कितने से जीतेगी? 1 मुझे लाख का लगता है टारगेट कि दिया है। जहांगीर ही जितवा देगा, हम्म। जहांगीर ही जितवा देगा आप। अच्छा। ताकि आगे का मामला सेट करने का एक कम से कम चांस रहे। अभी तो दरवाजा बंद है, और जहांगीर जैसे लोगों को तो लेंगे भी नहीं, आगे भी नहीं लेंगे, लेकिन लोगों के मन में तो रहता ही है कि चलो आगे कहीं मामला अगर सेट हो जाए, कहीं अगर दया मिल जाए। अब वो नहीं जीत पाएंगे फलता में 100%। डायमंड हार्बर मॉडल जो था वो चकनाचूर हो गया है। भाईपो जी जितने भी वो चिल्लाते रहे कि 10 जन्म लग जाएगा अमित शाह को ये डायमंड हार्बर मॉडल चकनाचूर करने में, लेकिन ये मॉडल तो चकनाचूर हो गया। हालांकि अच्छी खबर भी है, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब जो है वो कल आईएसएल खेलने का उसको ये मिल गया है, क्लियरेंस मिल गया है। एक अच्छी अच्छा। खबर है भाईपो के लिए। लेकिन भाईपो। अभी तो आपके उपचुनाव होने हैं जी तो
लोकसभा के 2 उपचुनाव होने ना, एक तो बसीरहाट में होना है जी, और एक नंदीग्राम में और भी होगा। नंदीग्राम में तो विधानसभा का होगा जी, 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 नंदीग्राम में विधानसभा का चुनाव होगा। और लोकसभा का भी तो एक तो बसीरहाट में होना है, दूसरा भी कहीं होना है ना? थोड़ा-सा पता करना पड़ेगा, मैंने इसमें देखा है नहीं। मैं बता देता हूँ, कौन सा लोकसभा का कोई चुना गया है? तो अब तो नंदीग्राम का तो बड़ा नाम चल रहा है, संजीव सान्याल का। हो सकता है सर, चांसेस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि बंगाल को जिस तरीके का एक ये चाहिए, वो अर्थ मंत्री जो चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर, वो फिलहाल मिल नहीं रहा। क्योंकि फाइनेंस समझने के लिए कुछ जानकार आदमी ही चाहिए। जैसे टीएमसी भी अमित मिश्रा साहब को उन्होंने अ, बनाया था, तो उस तरीके का कोई अच्छा आदमी चाहिए जो फाइनेंस अच्छी तरीके से समझे। एक आदमी था लेकिन उसको तो नीति आयोग में भेज दिया गया। अभी वो नीति लाहिरी, आयोग सर्व कर रहे हैं, अशोक लाहिरी। अशोक लाहिरी साहब। तो हाँ। जिनको इकोनॉमिक्स का अच्छा समझ हो, सिर्फ नेतागिरी नहीं, उसी टाइप के लोगों का तो जरूरत है। तो वहां पे संजीव सान्याल सर बहुत फिट बैठते हैं। ओके। तो अभी तो अब कैबिनेट का भी एक्सपेंशन होना है ना आपका तो? और नंदीग्राम में और एक बात है कि किसी को अगर जिता के लाना है तो वो नंदीग्राम से पहले भी शुभेंदु अधिकारी जी कर चुके हैं। जैसे एक बार चंद्रिमा भट्टाचार्य जो मेरे इलाके की ही विधायक थी, चंद्रिमा भट्टाचार्य 2016 में हार गई थी, तो उनको शुभेंदु अधिकारी जी ने नंदीग्राम से ही, उधर से ही वो फिर पूर्व मेदिनीपुर से जिता के वो लाए थे। तो इसीलिए वो उनका पुराना रिकॉर्ड है जिता के लेके आने का। हम्म। जी। तो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा अब थोड़ी बात कर लेते हैं तृणमूल जी की। सर। तो अब तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच के जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसी तरह का रहेगा या कि उसमें कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना है? फिर ये लोग जनता को मूर्ख बनाते थे। वो बुआ और भतीजे में कोई वो समस्या वगैरह है नहीं। वो अलग अलग लॉबी क्रिएट करके रखना चाहते थे ताकि किसी से मतलब अपने ही विद इन द पार्टी अगर कोई काम नहीं करवाता है करता है तो दूसरे से वो काम करवा लिया जाए। काम का मतलब उनका तो एक ही काम है, पैसा उठाने का। और एक्चुअली इन लोगों में कोई फ्रैक्शन कभी था नहीं। अगर फ्रैक्शन होता तो देखिए, इस बार अभिषेक बनर्जी के बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिला, लेकिन उसने कुछ कुछ बयान तो मीडिया में दिया नहीं, और विद इन द पार्टी उस तरीके का भी कुछ दिखा नहीं। इसके पहले भी अभिषेक बनर्जी को कभी डाउन करने का, कभी अप करने का वो खेला वो दिखाते रहते हैं। वो मीडिया में एक नैरेटिव सेट करने के लिए। लेकिन अगर अभिषेक बनर्जी को अगर ममता बनर्जी पसंद नहीं करती या उनसे कोई दूरी अगर होता दोनों के बीच में, तो पार्टी का तो पूरा काम तो अभिषेक बनर्जी ही देखते थे। ये चुनाव प्रक्रिया में भी चुनाव जिताने वगैरह का जो काम होता है, वो सब भी तो अभिषेक बनर्जी देखते थे। आईपैक वाला काम अभिषेक बनर्जी देखते थे, पुलिस का ट्रांसफर अभिषेक बनर्जी देखते थे, टीएमसी को फंड इकट्ठा कर, फंड बोलिए या पैसा उठाना बोलिए, और टीएमसी का फंड तो कुछ होता है नहीं, वो अभिषेक बनर्जी वो पैसा उठाता है अलग अलग जगह से। तो ये सब चीज अभिषेक बनर्जी ही करता था, तो ममता बनर्जी ने तो कभी उनको ये सब करने से रोका नहीं। वो अलग अलग टाइम पे पहले तो बीजेपी को झांसा देने के लिए ये करते थे कि अभिषेक बनर्जी बीजेपी में चला आएगा, वो उसको सपोर्ट करेगा, और बीजेपी उसी आशा में रहे, अपना पार्टी को वो मजबूत करे नहीं। ये इसका वो 2016, 17, 18 तक इसका थोड़ा सा मुझे लगता है बीजेपी की भी कुछ नेता इस सोच में थे कि अभिषेक बनर्जी वो आ जाएंगे पार्टी छोड़ के। लेकिन अभी तो हुआ नहीं। अगर वैसा होता तो अभिषेक बनर्जी अभी भी चले जाते 10-20 विधायक को लेके, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब से ये पूरा मीडिया का नैरेटिव है, मीडिया में खबर चलाने के लिए ये एक अच्छा टॉपिक है। लेकिन एक्चुअल में मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में कोई भी इशू है, क्योंकि चुनाव के बाद ही जो पहला ममता बनर्जी ने अपने विधायकों को बुलाया था, जीते हुए विधायकों को, उस दिन तो उन्होंने बोला था कि अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए। अच्छा।
हाँ स्टैंडिंग हाँ, जाइए सबको बुला के खड़ा हो गए और अभिषेक बनर्जी का अभिवादन करो, स्टैंडिंग ओवेशन दो। बहुत अच्छा काम किया है अभिषेक बनर्जी इस चुनाव में, हरवाया, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। वो इतना आईपैक के ऊपर निर्भरशील हो गए थे कि आईपैक के गिरते ही पूरा खत्म हो गए। पूरा आईपैक ही तो टीएमसी के लिए वो पूरा चुनाव तो आईपैक ही करवाती थी ना। आईपैक जब डूब गया तो ममता बनर्जी भी डूब गई। 2021 में ही डूब जाती वो हालांकि, लेकिन उस ममता समय बनर्जी आईपैक का समझ में नहीं आया। 2011 और जी 2016 ये दोनों चुनाव तो आईपैक से नहीं जीती थी। नहीं, तो फिर यहाँ पे 2011 सर 2000 इलेक्शन 11 का जो इलेक्शन था वो 34 साल के वामपंथी के ऊपर जो जनता की नाराजगी थी उसका रिपार्केशन का इलेक्शन था। उसमें टीएमसी नहीं जीती थी, उसमें सीपीएम हारा था। लोग सीपीएम के ऊपर इतना नाराज थे कि जो भी उनको विकल्प दिखा उसी को उन्होंने वोट किया। और उस समय ममता बनर्जी तो राजनीति की तो माहिर खिलाड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने एक अ, सबको लेके एक साथ वो आई थी, वो कांग्रेस उनके साथ थी, एसयूसीआई जैसे चरम वामपंथी अतिवादी वामपंथी पार्टी उनके साथ थे। फिर पीडीएस पीपल डेमोक्रेटिक वो जो है पीडीएस बोल के एक पार्टी थी, उसको वो साथ लिए, सिद्दुकुल्ला चौधरी जैसे लोगों को उन्होंने साथ लिया। सारे उन्होंने पूरा एक गिरोह बना लिया था अपना, वो गठबंधन नहीं था, वो एंटी वाम गिरोह था एक। तो पूरे गिरोह को उन्होंने अपने खेमे में शामिल कर लिया था, जिसके वजह से वो जीत पाई थी। और ममता बनर्जी जो जीतेंगी उसके आसार तो 2008-9 के बाद ही दिख रहा था। और सीपीएम के लोगों ने ही सीपीएम को उस समय वोट नहीं दिया था, उनको सपोर्ट नहीं किया था। वो गलत अपने अलीमुद्दीन में वो गलत रिपोर्ट भेजते रह गए, इस बार हम जीत रहे हैं, इस बार हम जीत रहे हैं बोल के। और उस समय तो पुलिस भी उनके साथ नहीं थी। 2016 में तब तक वो ममता बनर्जी का जो एक वो हनीमून टाइम था वो खत्म नहीं हुआ था। 2016 के बाद ही तो सारा 2013 के बाद वो स्कैम होना शुरू हुआ। पहले एक त्रिफला वाला स्कैम आया, उसके बाद आपका 2013-14 में आपका वो शारदा का केस आया, शारदा चिटफंड वाला घोटाला आया। उसके बाद एक के एक घोटाला आज सामने आता गया, जिसके वजह से ये हुआ। 2014 के बाद तो बीजेपी ने यहाँ पे फोकस करना ही शुरू किया। बीजेपी को पहला जो सफलता है वो तो 2019 में एक बड़ा सफलता हाथ लगा। 2016 में तो सिर्फ 3 विधायक बने, उतना बीजेपी भी उतना पावरफुल उस समय नहीं बन पाई। एक अपोजिशन आपको चाहिए होता है जीतने के लिए। और कांग्रेस और लेफ्ट इनका जो गठबंधन था ये हजम होने वाला गठबंधन नहीं था। 34 साल एक आपस में ये लड़ते रहे और चुनाव हारने के बाद तुरंत ये अपना एक ये पानी और तेल का गठबंधन था मुझे लगता है। इसी की वजह से धीरे धीरे जब 2019 में बीजेपी को सफलता मिली उसके बाद लोग थोड़ा सा बीजेपी के प्रति उनका झुकाव बढ़ा। लोग सोचने लगे कि अब बीजेपी ही टीएमसी का जो है अपोजिशन बन सकता है। 2021 में अगर आईपैक नहीं होता सर तो मुझे लगता है कि जरूर ये लोग जीत जाते। आईपैक ने जिस तरीके से पूरा सिस्टम को हाईजैक कर लिया था, जिसके वजह से बीजेपी तो 77 पे रुक गई। लेकिन कम से कम अगर बीजेपी को खराब भी मतलब बीजेपी अगर सबसे खराब ये करती है उसका प्रोजेक्शन रहता तो भी कम से कम 110-120 तो जरूर आता अगर आईपैक का ये पूरा ब्लास्ट पे वो नहीं करते। ये जो पूरे जो नए मेथड्स जी इलेक्शन रिगिंग के जो निकाले गए, तो आपका मानना है कि ये आईपैक का इन्वेंशन था? 100%। इससे पहले रिगिंग का मतलब हम लोग क्या समझते थे? रिगिंग का मतलब समझते थे चुनाव के दिन लोग बूथ जैमिंग करेंगे, सोर्स जैमिंग करेंगे या इस टाइप का पूरी तरीके से बूथ को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन इन्होंने सबसे पहले काउंटिंग को रिग करने का जो फॉर्मूला है, भगा देने वाला फॉर्मूला अलग है, लेकिन काउंटिंग पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाना, काउंटिंग के अफसर भी उन्हीं के लोग हो जाएंगे, ये तो हमने पहले इस तरीके का कभी नहीं देखा था। लेफ्ट के जमाने में भी नहीं देखा था कि काउंटिंग के अफसर भी हमारे लोग, बीडीओ भी हमारे लोग। वो तो बीडीओ एसडीओ डीएम तक पुलिस के लोग सबको अपना सिंडिकेट में शामिल कर लिए थे। ऐसा तो हम लोगों को कभी इससे आगे पहले से सीपीएम के जमाने में कभी नहीं देखे। सीपीएम के टाइम में पुलिस वाले लोग उनके पक्ष में रहते थे, थोड़ा झुका उनका लीनिएज रहता था, झुकाव रहता था। लेकिन उन्हीं के लिए होके बैटिंग करना, उनके लिए काम करना पूरी तरीके से, ये तो ममता बनर्जी का एकदम, इसके लिए उनको ही पेटेंट मिलना चाहिए। अच्छा। ये फॉर्मूला उन्हीं का।
अब आपने वेलफेयर शुभेंदु जी ने 3 आईपीएस अफसरों को सस्पेंड कर दिया, इसका क्या इम्पैक्ट है? सर इम्पैक्ट यही है कि अगर जितने भी टीएमसी के सपोर्टर थे, टीएमसी के अफसर थे, वो तो टीएमसी के सपोर्टर नहीं थे, टीएमसी के अफसर बन गए थे। इन लोगों ने सर शपथ लिया था ममता बनर्जी को जिताने का, और जो वो अंदर गया है ईडी के केस में, सोना पप्पू, आज सोना पप्पू ने भी हाजिरी लगाई है ईडी में। तो अच्छा, जो, सोना पप्पू भी पहुंच गया? हाँ सोना पप्पू आज पहुंचा है, ईडी दफ्तर पहुंचा है, उनको छोड़ भी दिया गया है पूछताछ करके। तो इस केस में जिसको गिरफ्तार किया गया था, शांतनु सिन्हा विश्वास, और इनकी जो कमेटी थी, पुलिस वेलफेयर कमेटी, ये तो पुलिस वेलफेयर कमेटी नहीं थी, ये तो टीएमसी वेलफेयर कमेटी थी। इन्होंने शपथ लिया था पूर्व मेदिनीपुर में सभा करके कि ममता बनर्जी को जिताना है। तो ये जितने भी इस टाइप के लोग हैं, उनको अभी भी सचेत रहना चाहिए कि कानून के तहत रह के काम कीजिए। ममता बनर्जी अब चली गई है, ये दिमाग में एकदम बैठा लेना चाहिए इन लोगों को कि अब 15-20 साल तक तो वापस नहीं आएगी। अब ये तो डेमोक्रेसी है, कभी ना कभी हर सरकार को जाना है, फिर वापस आना है, लेकिन ममता बनर्जी कभी वापस नहीं आ पाएंगी 71 क्योंकि ये साल की तो हो पार्टी गई, अब कब वापस आएगी? नहीं नहीं, डेमोक्रेसी है ना, इस हिसाब से बोल रहे हैं। चुनाव होगा, फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, इसीलिए क्योंकि बीजेपी तो अभी रोक के रखा है इनको, तो टूटने से बचा के बीजेपी ने रखा है कि 3 महीना हम आपको नहीं आने देंगे अंदर। अगर बीजेपी कल दरवाजा खोल दे इनके लिए, तो इनका पार्टी पूरा टूट जाएगा। बीजेपी ही नहीं चाहती है कि टीएमसी टूटे, थोड़े और दिनों तक रहे। तो बीजेपी तृणमूल रहेगी तो बीजेपी को फायदा है, तो कम से कम वोट तो बटेंगे सामने। जी इसीलिए, वरना कब इनका पार्टी टूट जाता। लोग आने के लिए बेताब है, इधर बेचैन है। अ, मतलब नेता तो है ही, बीजेपी के नेता को तो फोन लगा ही रहे हैं लोग, पत्रकार को भी फोन लगा रहे हैं, पुलिस को फोन लगा रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा पांव पकड़ रहे हैं। अरे उस नेता से थोड़ा बात करवा दो, फोन नहीं उठा रहा है मेरा, कम से कम बात तो करे, ले या न ले। दरवाजे के सामने आके खड़े, आपने फिर देखा होगा एक वो वीडियो कि शुभेंदु अधिकारी जी जब साउथ 24 परगना में जाने वाले थे, उस समय वहाँ का डायमंड हार्बर का ही एक विधायक, उसका नाम है पन्नालाल, वो पन्नालाल वहां पे फ्लावर बुके लेके खड़ा था शुभेंदु अधिकारी के लिए। और कितना सिग्नल दे, अब तो घर पे कुछ घर के आगे धरना देना पड़ेगा। पन्ना लाल किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है? सर कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी याद नहीं, लेकिन डायमंड हार्बर लोकसभा के अंदर ही उसका विधानसभा पड़ता है। मैं देख के बताना पड़ेगा। पन्नालाल उसका नाम है। पन्ना लाल हालदार डायमंड हाँ हाँ हार्बर का ही है, तो डायमंड हाँ हार्बर हाँ, प्रॉपर। डायमंड हार्बर का ही है। पन्ना लाल हालदार। जी दिलीप मंडल की क्या खास बात है भाई, ये बताइए, दिलीप मंडल क्यों गिरफ्तार? सर हो जाएगा, गिरफ्तार तो जरूर होगा। उसका घर, हो आपने गया उसका ना, वो बंगला देखा गिरफ्तार है? हो गया। अच्छा, हाँ देखा था मैंने उसका बंगला। बंगला देखा सर, कितना वो उसने मतलब शानदार बंगला बनाया। यहाँ एकदम। जितने भी विधायक हैं, अगर उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाया जाए तो सब अरेस्ट हो जाएंगे। पर लूट मचा हुआ था 15 साल से, 15 साल से यहाँ ये लोग लूट मचाए हुए थे। आप अपने घर पे अगर एक नल भी लगाते ना, तो इनसे परमिशन लेना पड़ता। घर में हम लोगों ने नल लगाया है जैगुआर का, और वो नल लगाने के लिए वो मिस्त्री भी उनसे ही लेना पड़ता। एक वो है, वो मुखर्जी साहब, वो लिखते हैं ना, वो किस तरह से कि साहब कि उनको कितना परेशान किया गया कि मकान हमको बेच दो। वो कह रहे थे 4 मई के बाद तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 4 मई को बच गए वो। सर परसों मेरे पास एक फोन आया था कनाडा से, एक दीदी थी, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। दीदी वो इसी इलाके में, राजा बाजार इलाके में रहती थी। अभी वो फिलहाल कनाडा में है फैमिली के साथ। तो उनका फ्लैट अभी भी वो राजा बाजार इलाके में है। 20 साल तक इन लोगों ने उनको टॉर्चर किया कि वो घर इन्हीं लोग को बेचना है, मुसलमान के हाथ में ही बेचना है। उन्होंने कभी बेचा नहीं, बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा। वो अपना जो दुख बता रही थी मुझे, जब भी ये आते थे इनको पता लग जाता था, उनके घर पे चढ़ दौड़ते थे ये लोग कि कब बेचोगे कब बेचोगे, बेचना ही पड़ेगा, हम ही को बेचना पड़ेगा। हिंदू को परेशान करके रखा था वहां पे इन लोगों ने। और आज
लाठी भांजने की बात बोल रहे हैं। तो राजा मुझे बाजार लगता में तो राजा ये बाजार में तो भाग गए जैसे ही, वो तो लाठी भांजने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लाठी उठाते ही भाग गए। नहीं पड़ा है सर, ऐसा नहीं पड़ा, पड़ा है, बहुत जोर से पड़ा है। महिलाओं को भी पड़ा है और उन हमारे बिगड़े हुए युवाओं पे भी पड़ा है। भाई जो मेन इलाके जहाँ अभी तक हुआ है, तो पार्क सर्कस में तो जुमे के दिन नहीं हुआ, बल्कि नहीं, पार्क सर्कस में कल हुआ है, सोमवार को। हाँ, जी, सोमवार नहीं, कल तो रविवार रविवार था। को, हाँ, रविवार को हुआ, रविवार को दोपहर में हुआ था। एक एनजीओ है सर, एक एनजीओ है जिसने उस एनजीओ के नाम पे ही सोशल मीडिया में वो पोस्टर सर्कुलेट किया गया था। उसके बाद वहाँ के जो लोग वहाँ पे पत्रकार उपस्थित थे, जिनसे मैं बात हुई मेरी, उन लोगों ने बताया कि सिर्फ वहाँ के लोग ही नहीं थे उनका, और वहाँ खिदिरपुर है, फिर तोपसिया है, इकबालपुर, मोमिनपुर, इस साइड के भी लोग आए थे। अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को जब वहाँ पे बुलाया गया था, और उनको बिरयानी भी उन पे बांटा गया था। बिरयानी बांट के ही, बिरयानी का ऑफर देके ही उनको बुलाया गया था। बिरयानी मतलब सिर्फ बिरयानी नहीं, जितना भी जो भी कुछ बुलाने के लिए होता है सारा कुछ। और फिर आपने देखा होगा कि महिलाओं को उन लोगों ने आगे कर दिया था, महिलाओं को, बच्चों को, फिर पीछे युवा पत्थरबाज जो उनके थे, पत्थरबाज तो वाहिनी। महिलाएं जितनी तेजी से भाग रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी, इनको तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। जैसे ही उसने लाठी उठाई, वो तो भागी इतनी तेज, मैंने कहा क्या स्पीड है, आदमियों से ज्यादा तेज भाग रही थी। उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि मोदी यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं है। बोलता मोदी जीतने के बाद ही ये सब कर रहा है। मैं वीडियो देख रहा था, तो मोदी 3,000 बांटेगा बोला है, हमको नहीं चाहिए, 15,000 में ही हम लोग खुशी थे। लाठी तो नहीं खाना पड़ता था, ये 3,000 दे के बोल के लाठी मार रहा है, लोग नहीं चाहिए मोदी को। ये तो इनको प्रतिज्ञा करनी चाहिए सभी को कि सरकार का दिया हुआ एक पैसा नहीं लेंगे, एक अनाज नहीं लेंगे, एक सुविधा नहीं लेंगे। तब हो सकता है कि भाई कुछ सत्याग्रह टाइप की चीज बन जाए, उसको फिर लोग जो है वो माने। लेकिन लेंगे तो सब कुछ, और बदमाशी भी करेंगे। तो काफिर का दोनों दिया कैसे हुआ वो चलेगा? हलाल होता है क्या, पता नहीं मुझे। माले गनीमत होता है वो सब, वो मालेगा नहीं लूट का होता। माल है, वो लूट का माल है। तब तो काफिर सही का है, सारा माल इन्हीं का है, तब सही। काफिर का सारा माल इन्हीं का है भाई, इसलिए खास बात है। हाँ, क्योंकि दुनिया तो, चलिए तो सही और है। आगे आगे क्या प्लान देख रहे हैं आप शुभेंदु जी का? सर आज तो 7th पे कमीशन लागू करने का बात है। आज से 7th पे कमीशन लागू हो जाएगा। उसके बाद आरजी कर वाला जो, उसमें मुझे लगता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। उसमें तो ममता बनर्जी के फंसने के काफी आसार हैं। तो आगे तो यही सब चलेगा। आगे आरजी कर, और सबसे ज्यादा जरूरी है, अ, लोगों को डीए नहीं मिल रहा था। 7th पे कमीशन को अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, तो ये सरकारी, जितने भी सरकारी पेशेवर लोग हैं, उनको काफी उसमें, तो बहुत दिनों का डिमांड था ये मिले। ममता बनर्जी ने तो 6th पे कमीशन का पैसा ही अभी ठीक से नहीं दिया है। और डीए वगैरह जितना भी था, डीए इनका डायरेक्ट अकाउंट में मिलना था। लेकिन ममता बनर्जी ने ऑर्डर जारी किया था कि डायरेक्ट अकाउंट में नहीं मिलेगा सैलरी के साथ, वो चला जाएगा पीएफ अकाउंट में। और पीएफ में कब मिलेगा, जब आप रिटायर करेंगे, वीआरएस लेंगे, या आप रिटायर करेंगे, जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट के वक्त मिलेगा। उनको तो पता ही था उतने दिनों तक मैं तो रहूंगी नहीं, मैं तो चली जाऊंगी, जो सरकार आएगा वो समझे। 8 लाख करोड़ का उन्होंने पश्चिम बंगाल के ऊपर लोन रख के वो चली गई है। अब तो उसको सुधारना है। और शुभेंदु अधिकारी जी का और एक काफी अच्छा मूव मुझे लगा कि उन्होंने जनता दरबार बिठाया। लोगों से डायरेक्टली मिलेंगे, लोगों से डायरेक्ट बात करेंगे, कोई भाया मीडिया नहीं रहेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू है तो उसको वो जरूर एड्रेस करेंगे। आज से वो कार्यक्रम भी शुरू हो गया है जनता दरबार का। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों जी को सर। बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। नमस्कार।